नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या होर्मुज खुलने वाला है और क्या ट्रंप का अंत निकट है? उनकी ताकत का, उनके घमंड का, उनके सुपर पावर होने का। मिडिल ईस्ट की जंग में ट्रंप का सारा घमंड मटिया मेट हो चुका है। जिस अमेरिकी सुपर पावर का दंभ ट्रंप पूरी दुनिया में लेकर घूमते थे, वो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। ईरान ने अमेरिका को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया है। होर्मुज में ईरान की आईआरजीसी ने अंगद की तरह ऐसा पैर जमाया है कि जिसे हिलाना अमेरिका के बस की बात नहीं। ट्रंप की अमेरिकी सेना का सबसे खतरनाक अपाचे लड़ाकू विमान, जिसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है, वो ईरानी सीना में गोली दागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरानी मिसाइलों की जद से बाहर नहीं था। ईरानी मिसाइलों ने पलक झपकते इस आसमान शिकारी का खेला कर दिया, आसमान में ही इसे खाक में मिला दिया। और यह अटैक हेलीकॉप्टर आसमान से सीधे समुद्र में गिरा और डूब गया। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिछले 100 दिन की इस भयंकर लड़ाई में, भीषण युद्ध में, ईरान ने अमेरिका के विध्वंसक हथियारों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट गवाह है कि ईरान की अचूक एयर डिफेंस मिसाइलों ने अमेरिका के अब तक 50 लड़ाकू विमानों को गिराया है, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, अवैक्स हैं, अपाचे हैं। जिस हथियार पर, जिन हथियारों की काबिलियत पर अमेरिका को गुमान था, वो आज कबाड़ बनकर ईरान के रेगिस्तान में पड़े। ईरान के इस घातक पलटवार से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप है। आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डील की गुहार लगा रहे हैं। कभी चीन का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी पुतिन की घंटी बजाते हैं, कभी भारत के दहलीज पर दस्तक देते हैं, मार्को रूबियो को भेजते हैं, लेकिन यहां से कोई एस्केप नहीं। यही वजह है कि ट्रंप अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो, वरना इस तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। ईरानी मिसाइलों के इस प्रचंड दंड ने साबित कर दिया है कि सुपर पावर का दौर खत्म हो रहा है। क्या डील होगी या अमेरिका के साथ खेल होगा? दुनिया भर में अपने हथियारों का दम भरने वाले, डंका पीटने वाले, ढोल बजाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सामने लेटे पड़े हैं। ट्रंप जिस अपाचे हेलीकॉप्टर को, जिस अमेरिका के हथियार को, जिन अमेरिकी टेक्नोलॉजी को अजय बताते थे, वो होर्मुज की लहरों में कबाड़ बनकर तैर रहे हैं। होर्मुज में ईरान की आईआरजीसी ने अंगद की तरह ऐसा पैर जमाया है कि अमेरिकी नौसेना की, अमेरिकी राष्ट्रपति की गुस्ताखी अब उन्हीं को भारी पड़ रही है। देखिए, 100 दिन की लड़ाई हो चुकी है और ईरान ने अमेरिका के महाविनाशक हथियारों के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के इस घातक पलटवार से सहमे ट्रंप अब बंकर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बार बार युद्ध रोकने की सलाह दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ईरान तो छोड़िए, नेतन्याहू सुनने के लिए तैयार नहीं है, शी जिनपिंग मानने को तैयार नहीं है, पुतिन सुनने को तैयार नहीं है, यूरोप सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की खूंखार सेना के हमले से पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा हुआ है। सेंटकॉम ने खुद माना है कि होर्मुज स्ट्रेट और ओमान के तट के पास पेट्रोलिंग कर रहा उनका एक अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर क्रैश होकर समंदर की लहरों में समा गया। हालांकि अमेरिकी ड्रोन बोट ने दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन नुकसान तो हुआ। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी अपाचे हेलीकॉप्टर की है, जिस पर दनादन फायरिंग की जा रही थी। बच निकलने के फिराक में यह हेलीकॉप्टर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार यूएस की
इस ताकत को कुछ इस तरह से ईरान ने समंदर में दफन कर दिया। जरा फुल स्क्रीन देखिए आप और देखिए कैसे इस हेलीकॉप्टर पर तनातन गोलियों की बारिश की गई। वो एक बहुत मशहूर गाना है, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। तो ये अपाचे ईरानी सेना का शिकार करने निकला था, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। आईआरजीसी के जवानों ने इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को मटिया मेट कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। स्ट्रेटेजिक रूट पर आईआरजीसी ने इस कदर कंट्रोल कर लिया है कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर सिर्फ इतना कहा कि पायलट ठीक है, लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है। अमेरिकी सेना के इस पहले अपाचे के गिरने से वॉशिंगटन को सदमा लगा है, और यह सदमा क्यों लगा ये मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्रंप का बयान आप सुन लीजिए। We want to get it finished. There's a report that an Army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that what injured. brought it down? We want to get it finished. There's a report that an Army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that what injured. brought it down? और एक और गाना मुझे याद आ रहा है, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे याद आ रहा तो मैं बताऊंगा आपको। क्या हुआ वो तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था जंग बहुत तेज होगी और छोटी होगी, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। लेकिन दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि यह अंतहीन दलदल बन चुका है। अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक सीआरएस की रिपोर्ट तो बड़ी चौंकाने वाली है। इस महायुद्ध में अब तक अमेरिका के लगभग 45 से 50 सबसे महंगे लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, अवैक्स तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी कांग्रेस की लिस्ट में ट्रंप के कारण युद्ध में कौन कौन से लड़ाकू विमान और ड्रोन्स कबाड़ की लिस्ट में शामिल हैं, वो भी देख लीजिए। ईरान युद्ध के बीच कुल 4 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया गया है। कुवैत में 3 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराए गए। ईरान के ग्राउंड फायर में F-35A लड़ाकू विमान भी तबाह किए गए। ईरान ने अमेरिका के 30 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए। एक अमेरिकी A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक विमान जिसे तबाह कर दिया गया। एक अमेरिकी E-3 सेंट्री अवॉक्स विमान को, जो कि एक एयर कमांड सेंटर है, हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर, उसको मार दिया। और ये सबसे महंगे विमानों में से एक है E-3 सेंट्री अवॉक्स। रेस्क्यू मिशन के दौरान 2 अमेरिकी MC-130J कमांडो विमान नष्ट कर दिया गया। 7 अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग स्ट्रेटो टैंकर को तबाह कर दिया गया। एक अमेरिकी MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन तबाह कर दिया गया। होर्मुज के पास अभियान में एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। करोड़ों डॉलर की अमेरिकी मशीनें मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान और समंदर में कबाड़ बनकर बिखरी पड़ी हैं। दुनिया का भरोसा अमेरिकी हथियारों से उठ रहा है। कई देश तो डील कैंसिल करने पर लग गए हैं। ईरान की सटीक और घातक एंटी एयरक्राफ्ट रणनीति ने अमेरिकी एयरफोर्स, अमेरिकी नेवी के घमंड को चूर चूर कर दिया है। सवाल यह कि दुनिया भर में अपनी मिलिट्री पावर और अपनी तकनीक और अपने हथियारों का धौंस जमाने वाले डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के मिसाइल प्रहार और इस भारी नुकसान के बाद ट्रंप गहरे सदमे में। अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मात्र 100 दिन की जंग में लगभग 50 जहाज गिरा दिए गए हों। इतनी बड़ी तादाद में इतने जेट्स आसमान से नीचे उतार दिए गए हों। यही वजह है कि अब ईरान से किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप को पीस डील चाहिए, समझौता चाहिए। ट्रंप इस दलदल से निकलना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं इजराइल उतना खींचता है और उतना फंसाता है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि वो ईरान पर पलटवार ना करें, जबकि ईरान इजराइल पर हमले शुरू कर चुका है। क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि अगर ईरान ने अपने बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस, इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके ठिकाने और उनके दोस्त सब शमशान में बदल जाएंगे।
अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को देखेंगे तो इस 101 दिन की लड़ाई में जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, उसमें अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और टॉप लीडरशिप को मार दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भी मारे गए। उस दिन आपको याद होगा, अगर आप ये शो लगातार देखते आ रहे, तो मैंने कहा था कि खामनेई को मारना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती और यह जंग अब बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाली है। जिस फिराक में अमेरिका आया था, हम शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर करेंगे। 1 मार्च को जंग में पहली बार अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई और उनके बॉडी बैग्स को वापस भेजा गया, जिसे रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद से इस सवाल को लगातार अमेरिका छिपाता रहा कि कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस सवाल का जवाब आज तक ना तो मार्को रूबियो ने दिया, ना पीट हेगसेथ ने दिया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने खामनेई के बदला लेने की कसम खाई थी और उसके बाद हमले शुरू किए थे। 8 मार्च को आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए। 28 मार्च को यमन के हूती विद्रोही भी संघर्ष में शामिल हो गए। 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया। 5 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान में घुसकर पायलट का रेस्क्यू किया, लेकिन ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर यूरेनियम का पता लगाने आए थे और चोरी करने आए थे। 7 अप्रैल राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की। 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान में बैठक हुई, लेकिन समझौता नहीं हुआ। 12 अप्रैल अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में आने वाले सभी जहाजों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। 3 मई को अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। 31 मई इजराइल ने लेबनान के बुफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया, जिसका ईरान ने विरोध किया और कहा कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता है तो सीजफायर खत्म। उसके बाद 3 जून को अमेरिका ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए और 7 जून को ईरान ने दोबारा से जंग शुरू की और इजराइल पर हमले किए और उसके बाद एक अपाचे हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। इस 101 दिन की कहानी में एक बात तो साफ है कि अमेरिकी हथियारों का दंभ किसी देश की संप्रभुता और जज्बे के आगे नहीं टिक सका। यह दंभ चूर चूर हो गया। ट्रंप की महाशक्ति का तमगा खत्म हो चुका है। और क्या ट्रंप पीस डील के जरिए अपनी साख बचा पाएंगे, इस युद्ध का खात्मा करा पाएंगे? और अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री इसके बाद कहां स्टैंड करता है? और इस जंग का पटाक्षेप कहां है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 28 फरवरी से कह रहे हैं चंद घंटों में डील होने वाली है, लेकिन शायद वो चंद घंटे, वो हो सकता है मार्स प्लैनेट के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, वो घंटे पूरे ही नहीं हो रहे और घंटे का घंटा बजाया ईरान ने। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। असलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं कैप्टन श्याम कुमार से लेना चाहूंगा, क्योंकि वो भी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं पहला सवाल आलोक सहाय जी से ही पूछ लूं। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर क्या 101 दिन की होती है, या वो टाइमलाइन पास कर चुके हैं ट्रंप और अमेरिकी हथियारों का दौर खत्म हो चुका है? विवेक जी नमस्कार, बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मामला वहां नहीं है कि अमेरिका के कितने हथियार मार दिए गए, कितने जहाज मार दिए गए। वो तो जहाजों, उनके पास जहाज अभी भी काफी है। मामला यह है कि अमेरिका के पास जो सबसे उन्नत किस्म का मिसाइल था, जो आक्रमण में इस्तेमाल करता है, वो है टॉमहॉक मिसाइल। टॉमहॉक मिसाइल टोटल स्टॉक था वहां 3100। ये मैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी, जो रिलायबल स्टडी ग्रुप है जो रिसर्च करती है, उसका आंकड़ा बता रहा हूं। इस पूरे 40 दिन के युद्ध में 1000 टॉमहॉक का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है। मतलब 30% के आसपास टॉमहॉक खत्म हो गए। 1000 टॉमहॉक मिसाइलें मारी हैं। जी हाँ, और खर्च हो गए। और थर्ड जो मिसाइल उनके पास, थर्ड जो इंटरसेप्टर है, वो इनके पास थे करीब 400 के आसपास। ठीक है, 400 के आसपास टोटल थर्ड थे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है। इसमें से इन्होंने 200 के आसपास इजराइल में लगा रखे थे उसकी सुरक्षा के लिए, और लगभग 200 इन्होंने खर्च कर दिए यहाँ पे टोटल इस युद्ध में।
और इसीलिए आपने देखा होगा कि थार्ड वहां तबाह हो गया, और जो भी थार्ड बचा हुआ था दूसरे देशों से, कोरिया से थार्ड इन्होंने निकाल करके ये लेके आए। अभी सिचुएशन ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जितने बम और ये मिसाइल्स बनाने वाली कंपनियों हैं उनको एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और कहा कि तिगुने या चौगुने स्पीड से वो चाहते हैं कि इन मिसाइल्स का निर्माण किया जाए। तो जब ये एक्सपेडाइट किया गया है तब इसका जो रेट है वो जो है एक साल में 400 थार्ड मिसाइल का प्रोडक्शन है बढ़ाने के बाद। तो अब आप ये समझिए कि अभी कितने दिन हुए युद्ध को खत्म हुए। अगर अगला युद्ध होता है, इनके पास थार्ड के इंटरसेप्टर नहीं है, इनके पास टॉमाहॉक का इंटरसेप्टर नहीं है। टॉमाहॉक जो है वो 200 पर एनम, एक साल में 200 टॉमाहॉक बनाने की गति है इनकी। आप देख लीजिए स्टडी। आप 400 तो आपने 1000 तो टॉमाहॉक 40 दिन में उड़ा दिए। तो आप ये पूरा अमेरिका का जो एक महाशक्ति का जो इमेज था वो आपको डर लगेगा कि यार क्या बिल्कुल ये खोखला था। अभी आप ये समझिए कि ईरान से 40 दिन की झड़प में, जैसा कि कहते हैं कि इनकी ये हालत हुई है, ये झड़प है, चीन के साथ कैसे ये बचाव करेंगे? अगर ताइवान में युद्ध में जाते हैं ताइवान को बचाने, तो क्या ये चीन के सामने टिक पाएंगे? अमेरिका में जो वार प्रोडक्शन की जो रेट है वार मशीनरी की, वो इतनी स्लो है कि अमेरिका किसी भी लंबी लड़ाई में नहीं टिक पाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 155 mm के जो गोले हैं वो भारत से खरीदे जा रहे हैं। भारत ने एक उत्तरी अमेरिका की कंपनी को दिया है, वो खरीद रहा है, और वहां से कहां जाएगा ये सबको मालूम है। तो अमेरिका जो है इस युद्ध में बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज हुआ है, और महाशक्ति की इमेज उसकी इस क्षेत्र में, कम से कम गोले बारूद के स्टॉक के क्षेत्र में बहुत बुरी तरह एक और बात की है सर। और एक बात, हाँ। विवेक जी जी बोलिए ना सर। विवेक जी एक छोटी सी बात बोलिए ना सर। छोटी सी बात। हाँ। अब आप देखिए जो बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं ना, अब आप देखिए ये शातिर चाल है। ईरान जो है, ईरान और इजराइल अगर अकेले उलझते हैं तो ट्रंप साहब ये समझ रहे थे कि शायद ईरान जो है वो सिर्फ इजराइल पे आक्रमण करेगा तो अमेरिका को ये इंटरसेप्टर और ये मिसाइल्स की उतनी संख्या में जरूरत नहीं पड़ेगी, मिडिल ईस्ट देश तबाह नहीं होंगे। लेकिन ईरान भी और अमेरिका के लिए बहुत ही कन्वीनियंट था कि ये युद्ध जो है एंड हो जाए इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन ईरान जिस चाल को समझ गया और उसने बड़े साफ शब्दों में बोला है कि अगर लेबनान में आक्रमण नहीं रुके, बेरूत तक आक्रमण पहुंचे, तो वो सारे क्षेत्र खोल देगा पश्चिम एशिया के, और पश्चिम एशिया के सारे क्षेत्र खोलेगा तो अमेरिका उसको डिफेंड नहीं कर सकता है, महाविनाश होगा। जी विवेक जी, अभी हालात यही है। ये हालात बहुत खराब है सर, और विशेषकर कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ आ गए। श्याम कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। दिक्कत की बात यह है कि कैप्टन श्याम कुमार की उम्मीदों पर भी अमेरिकी नेवी खरी नहीं उतरी, और ट्रंप ने हमारे कैप्टन श्याम कुमार का भी भरोसा तोड़ा है। वो इस बात की उम्मीद में थे कि 60 दिन तक ये जंग जो है हम निपटा लेंगे या 90 दिन तक निपटा लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन श्याम को भी निराश किया, जैसे पूरी दुनिया को किया। धन्यवाद विवेक, जय हिंद। वेलकम सर, जय हिंद जी। निराशा में आशा हमेशा से रही है, और ये संसद जो है उसमें मनसा कुछ ट्रंप की और है। अब ट्रंप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आज जेडी वैंस की बात करते हैं जी, जो हमेशा से पूछते रहते हैं कॉस्ट, इफेक्टिवनेस, सस्टेनेंस, और उनको माना जाता है कि वो मॉडरेट हैं। उन्होंने आज इंटरव्यू में बहुत क्लियरली जो कहा है उसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे वॉर नहीं होंगे, और अगर इसको आप ट्रंप के आकलन से सोचो तो वो कहते हैं 100 डेज ही अभी हुआ है, वियतनाम में तो 19 साल लग गए थे, लेकिन हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे। एक बड़ा पंच स्टेटमेंट है वैंस का आज का। वो कहते हैं कि एक साल के बाद अगर आप युद्ध की बात सोचोगे भी कि ईरान में कुछ हुआ था, तो आप शायद इसको एक हिस्ट्री में भूल जाओगे कि ऐसे कोई जरूरत पड़ेगी। अब अगली बार कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी डिप्लॉयमेंट मिशन या किसी भी ऐसे ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होगा। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जेडी वैंस के हैं जो ट्रंप के बातों से मिलते जुलते हैं, और वो कहते हैं कि अपने राष्ट्रपति के प्रति वे बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, आपके दर्शकों को मैं पहलू में लेना चाहूंगा ये कह के कि वॉर सिर्फ मिलिट्री से तो नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजिक एम्स जरूरी हैं, और स्ट्रैटेजिक एम्स के लिए पेशेंस चाहिए।
और मैं जो कहता हूं हमेशा से अमेरिका के बारे में कि अब वो कोई स्टेशनरी डिजाइन की लड़ाई नहीं लड़ेगा, मिशन बेस्ड स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट करेगा और टाइम बॉन्ड रिजल्ट ढूंढेगा मिलिटरली एंड स्ट्रेटेजिकली। ईरान भी चाह रहा है कि जितना देर हो, अब ये बात होगी कि वो एट्रिशन मोड में है, कभी इधर अटैक फिर चुप। उसने मिसाइल की अटैक क्यों रोकी है? उसके पास पता है कि वो मिलिटरली अमेरिका से, इजराइल से नहीं जीत सकता, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिले में एग्जॉशन करके शायद वो स्ट्रेटेजिक एग्जॉशन लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये जानता है और इसलिए उसे भी, इसलिए छिटपुट लड़ाई आप देख रहे हो। एक ट्रंप की और स्टेटमेंट सुनो आप, इजराइल को कहता है वो नेतन्याहू को, जो करना है करो, जल्दी करो, जल्दी से रोको। हाँ, ये भी कह देता है धीरे से, हाँ, रिप्राइंड भी कर देता है। आप सोचो तो जरा कैसी लड़ाई है ये। तो आप समझो ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ग्रीन रूम। तो मैं मान के चलता हूं फिर से कि ईरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी बजूत लगा रखी है उसने अपने जियोपॉलिटिकल और भूगोल, ये खाली राजनीति नहीं है, ये भूगोल भी है, अपने भूगोल का इस्तेमाल कर रहा है और पॉलिटिकल बैकअप भी ले रहा है वर्ल्ड को प्रभावित करते हुए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।